अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रैवल एक्स बाय हसीब। मेरा नाम है हसीब और आपको पता है मैं यूट्यूब पे आपके लिए इमिग्रेशन और वीज़ा रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज हैं हमारे साथ सफदर भाई और मैं सफदर भाई का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाता जाऊँ। सफदर भाई मेरे दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और इन्होंने रिसेंटली यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया था दुबई से। सफदर भाई आपका इंटरव्यू अबू धाबी से हुआ था दुबई से? अस्सलाम वालेकुम। सीप से मेरा इंटरव्यू पहले अबू धाबी से हुआ था। सही। तो उस सफदर भाई का इंटरव्यू हुआ था अबू धाबी से और अनफॉर्चुनेटली वो हो गया रिफ्यूज़। तो उसके बाद सफदर भाई उम्रे पर गए और उन्होंने वहाँ पर एक ट्राई किया, जिसमें इनका वीज़ा हो गया अप्रूव, जिसकी सबसे पहले तो मैं मुबारक देता हूँ सफदर भाई को। और मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि सफदर भाई ने किसी एजेंट के पास नहीं गए हैं, इन्होंने टोटली एवरीथिंग बाय देयर सेल्फ इन्होंने खुद किया है। और ट्रैवल एफओ जो हमारा ग्रुप है या कुछ मेरी वीडियोज़ देखी हैं या मुझसे कोऑर्डिनेशन इनकी रही है थोड़ी बहुत, लेकिन 100% जो आउटपुट है वो इनकी अपनी मेहनत का है, मेरा इसमें कुछ भी कमाल नहीं है। तो हम आज आपसे शेयर करेंगे, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है जो इन्होंने मुझसे शेयर की। मैंने सोचा कि इस पे एक तो जितने भी डाउट्स हमारे होंगे वो क्लियर करेंगे, ताकि जो लोग उम्रा पे जा रहे हैं वो अपना एक तो दो इसमें फायदा होंगे। एक तो उम्रे पे आप जाएंगे, वहां पे वीजा अप्लाई कर सकते हो वट एवर, आप पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से या यूएई से, कहीं से भी गल्फ में। सेकेंडली आपको जो एक लॉन्ग वेटिंग टाइम था वो वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलता हूँ मैं सफदर भाई से। सफदर भाई थोड़ा सा हमें पहले बताइएगा कि ये तरीकाकार क्या था, आपके माइंड में ये चीज कैसे आई और आपने इसको कैसे किया? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये कि 2022 में मैंने अप्लाई किया था दुबई से अबू धाबी के लिए। अब उसमें मुझे तकरीबन 1 साल का वेटिंग टाइम जो नॉर्मली यहाँ पे है, तो मैंने वेट किया और बिल्कुल उसके एक बाद साल। जाके मेरा इंटरव्यू हुआ अबू धाबी में। और कंडीशन ये था कि मेरा तो वहाँ से इन्विटेशन भी था। मुझे एक्चुअली वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना था। सो देयर वाज़ इन्विटेशन फ्रॉम एक्चुअली मुझे होनोलुलु हवाई जाना था। मगर ओके। जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मेरा जो है इंटरव्यू वो रिफ्यूज़ कर दिया। उसमें रीज़न्स यही लिखे थे क्योंकि आपके फैमिली टाइज़ या फाइनेंशियल जो आपकी टाइज़ है बैक होम कंट्री इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये रीज़न दिया था। तो एनी हाउ उस टाइम जो है मतलब मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो डिसअपॉइंटमेंट हो गई, लेकिन क्या था कि उ उसी इन बिटवीन मेरा मतलब अच्छा सफदर कंडीशन। भाई, मैं सॉरी यहाँ पे आपको काट रहा हूँ। एक तो आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि आपके माइक का प्रॉब्लम है कुछ और। सेकंड, मुझे ये जानना है कि आपसे वहां पे क्या क्वेश्चन आंसर हुए अबू धाबी में, अगर आप हमारे व्यूवर्स के लिए बता सकें तो। जी, जी। अबू धाबी में जो क्वेश्चन्स किए थे, सबसे पहले तो ये कि मुझसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है? तो मैंने उनको कहा कि मुझे ठीक है। हवाई होनोलुलु जाना है और मेरा वहाँ पे मतलब कॉन्फ्रेंस है, तो मुझे वहाँ से इन्विटेशन भी है, मेरी तमाम बुकिंग्स और हर चीज़ था। तो वो क्वेश्चन किया, उसके बाद मुझसे पूछा कि आपने कहाँ-कहाँ ट्रैवल किया है? तो मेरा ट्रैवल हिस्ट्री तो कुछ नहीं था, मैं सिर्फ सऊदी, यूएई और पाकिस्तान। उसके बाद मुझसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है? तो सैलरी के हवाले से मुझे पूछा, जो मैंने लिखा था DS-160 फॉर्म में, मैंने उनको बता दिया कि मेरा इतनी सैलरी है। और उसके बाद मुझसे कहा कि अच्छा, इन्विटेशन यहाँ भेजो। पे थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये मतलब जस्ट दिस इज समथिंग पर्सनल, लेकिन क्या ये 4000 से अबव ही है? बिल्कुल, ये 4000 से अबव ही, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये डाउट लोगों का क्लियर करना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग 2000 दिरहम पे भी अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, तो मैं उन्हें रोकता हूँ इस चीज से। नहीं, बिल्कुल सर, इसमें बिल्कुल लॉजिक वही है क्योंकि दे वांट टू सी कि आपके पास यहाँ आपकी इनकम इतनी अच्छी है कि आप आ सको। क्योंकि अगर ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर 2000-3000 दिरहम में होंगे तो वो बंदा तो नहीं आएगा। ये तो उनको इतना समझ आ जाता है। बिल्कुल। तो ये उनका एक बिल्कुल। मेन जो मुझे जो समझ आया, 2 मेन रीज़न्स में से एक रीज़न ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि आप यहाँ आ सकें। वो कंपेयर करते हैं कि ये वहाँ जाके इसको शायद इतना जल्दी इतना बेनिफिट्स ना मिले जहाँ यहाँ पे इसकी अच्छी कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये सबसे मेन है। बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन आंसर आपसे किए गए थे अबू तो धाबी जब मुझसे आप एंटर मुझसे करे? सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन किया, उसके बाद मुझे कहा कि आपने कहाँ जाना है? मैंने उनको अपनी इन्विटेशन लेटर दिखाया, तो उन्होंने लेटर चेक किया, ओवरऑल देख के ओके बोला। उसके बाद मैं किस प्रोफ़ेशन में, एक्चुअली मैं एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ। तो मुझसे थोड़ा-सा उससे रिलेटेड बात की, आप कब से काम कर रहे हो यूएई में? मैंने उनको कहा कि मैं तकरीबन मुझे 6 साल से ज़्यादा हो गया मैं यूएई में काम कर रहा हूँ। तो वो तमाम क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन्स है, मुझसे कुछ जो मतलब मैंने लिखा था उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन्स थे। और आपके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल क्या है? आप कितना दिन वहाँ रहेंगे? आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकें। इट वाज़ लाइक दिस। लेकिन उसके बाद ये कि उसने ये इतने सवाल मुझसे पूछा और उसके बाद ये कि कंप्यूटर में कुछ उसने स्टार्ट किया, सब चीज़ें देखा।
और मुझे निकाल के पेपर निकाल के दे दिया कि नहीं दिस टाइम जो नहीं हम आपको वीज़ा नहीं दे सकेंगे। अच्छा, उसका कोई रीज़न डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगा गया था इस सिलसिले में? किसी मुझसे किस्म का ना भी? कोई कोई डॉक्यूमेंट्स, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मुझे मुझे लग रहा था कि उस टाइम कि अगर मुझसे शायद वो डॉक्यूमेंट्स माँगते, तो आई हैड द एविडेंसेस, मतलब मैं उन चीज़ों को शायद बता सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो कहा, मुझे जो रीज़न बताया था कि आप बैक कंट्री शायद वापस नहीं आएँगे, जबकि मेरे पास ऐसे रीज़न्स थे कि मैं आऊँगा। लेकिन मुझे वहाँ पे मौका नहीं मिला, जो मुझे फ़ील हुआ कि मुझे मौका नहीं मिला, मुझसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं माँगा। ना बैंक स्टेटमेंट, ना कुछ भी मेरे पास थे, मेरे पास होटल बुकिंग्स और एवरीथिंग वाज़ देयर। तो मुझसे कुछ नहीं माँगा और मुझे पेपर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं अब ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो वहाँ पे क्लोज़ हुआ। लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि नहीं, मुझे जो इश्यू हुआ, मुझे सही मौका नहीं मिला अपने आप को बताने का। मुझे आई वाज़ फ़ीलिंग कि मेरे पास है जो क्वेश्चन्स इनके थे उसके वैलिड आंसर्स हैं मेरे पास। तो उसके हुँ, हुँ, बाद ये हुँ। कि जब मेरा रिफ्यूज़ हुआ विथिन 2 मंथ्स, मुझे सऊदी जाना था, मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा था, तो मैं थोड़ा स्टडी करता हूँ, मतलब मैं चेक करता था कि कहाँ का क्या हो सकता है। तो डीएस-160 तो मुझे समझ आ गया, तो वो एक अलग चीज़ है, वो आप हर कोई भी फ़िल कर लेता है। लेकिन अपॉइंटमेंट वाला बिल्कुल, जो ऑप्शन है वो एक अलग है, हर कंट्री की अपनी एम्बेसी, वहाँ पे यूएस एम्बेसी वहाँ बिल्कुल। से लेना होता है। तो दे आर ऑटोनोमस बॉडी, वो सेंट्रलाइज़्ड नहीं है। तो उसपे मैंने स्टडी किया, उसके बाद ये कि मैंने वहाँ पे शुरू में मतलब कॉल-वॉल करके मैंने चेक किया, तो उसपे मुझे कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन फिर भी वहाँ पे मैंने सऊदी से मालूम किया, उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम मुझे क्या था कि मैंने कहा कि अगर मैं सऊदी में जाके इंटरव्यू देता हूँ, तो मेरा जो पासपोर्ट आएगा, अगर वो किसी घर के एड्रेस पे आना है या उनका क्या सिस्टम है, वो चीज़ मुझे कन्फर्म नहीं था। मैंने पहले एयरमेक्स वालों से बात किया कि ऐसा एक मेरा इश्यू होने वाला है, तो मेरा पासपोर्ट एयरमेक्स के पास आएगा, तो इज़ देयर एन ऑप्शन कि मैं जाके वहाँ से कलेक्ट करूँ? तो ये मेरे दिमाग में एक डाउट था। जब वो क्लियर हुआ, तो मैंने डीएस-160 फॉर्म फिल किया और मेरा एक्सपेक्टेड डेट था कि मैं सऊदी, मतलब आई थिंक 13 नवंबर को मैं जाने वाला था। तो उ उन्हीं दिनों में अपॉइंटमेंट्स तो 10 टू 15 डेज़ में मिल जाता है सऊदी में। 15 दिन में मिल जाते हैं अच्छा, सऊदी अपॉइंटमेंट्स। में 10 टू 15 डेज़ में अपॉइंटमेंट मिल रही है। बिल्कुल, 10 टू 15 डेज़ में मिल ये जाते हैं। किस सिटी में आपने किस सिटी में दिया था सऊदी के? सऊदी में रियाद में है, उसके बाद दिरान में है और एक आई थिंक दमाम में। 3 जगहों पे यूएस वो है कॉन्सुलेट है। तो मैंने रियाद सेलेक्ट किया था, क्योंकि रियाद में जो बिल्कुल नियरेस्ट डेट्स है वो मिल रहे थे और मुझे वैसे भी रियाद राइट। जाना था। तो तकरीबन मैंने चेक किया, सारे सिटीज़ में मिल जाते हैं। मैक्सिमम ओके। 10 डेज़ में अच्छा, मिल जाता है। यहाँ पर आपने डीएस 160 फॉर्म तो वही फिल किया जो नॉर्मल हम सब करते हैं। उसके बाद जी। जब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर आया तो क्या आपने वो तो मुझे थोड़ी समझ आ रही है कि आपने यूएस एम्बेसी जो सिलेक्ट किया होगा उसको डीएस 160 फॉर्म फिल करते हुए भी सऊदी सिलेक्ट किया होगा। उसके बाद बिल्कुल आपने किया। जो अपॉइंटमेंट ली वो भी आपने उनके पोर्टल पे जाके ली होगी सऊदी यूएस एम्बेसी के। तो उसमें उसने बिल्कुल। क्या आपसे पूछा कि आपका एमिरेट्स आईडी या कुछ ऐसी लीगल डॉक्यूमेंट्स? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा। पहले तो ये कि जब मैंने डीएस-160 फॉर्म फिल किया, तो उसमें रियाद का एड्रेस वगैरह भी डालना पड़ता है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ तो अपने पूरे एड्रेस डाला था। तो मेरे पास वहाँ बिल्कुल, का तो कोई एड्रेस नहीं था, क्योंकि जो होटल मैंने बुक किया था उसी का ही एड्रेस मैंने डाला था कि मतलब आई विल बी देयर। और राइट, डीएस-160 फॉर्म मैंने फिल किया, उसके बाद अपॉइंटमेंट लिया, तो वहाँ पे भी ये कि उसमें उसमें ऑप्शन है, जब आप फॉर्म फिल कर अपॉइंटमेंट लेंगे, तो उसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो पिकअप है या डिलीवरी है पासपोर्ट का। वो बड़ा बिल्कुल। बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सलामिया में एक एराबिक्स का ऑफिस है, वो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो वो उसपे मैंने वर्कआउट किया था, मैंने वो सेलेक्ट किया, तो मेरा इंटरव्यू हुआ। वहाँ पे उन्होंने इसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि आप सऊदी में क्या कर रहे हो, और क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, मेरा एक और दोस्त का भी ऐसा इश्यू हुआ था, उसको हमने भेजा था बाकू, अज़रबैजान में। तो वहाँ पे ठीक भी है, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया था कि यू आर फ्रॉम यूएई, लेकिन आप यहाँ पे आके इंटरव्यू दे रहे हो। सो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि आपके पासपोर्ट आपके हाथ होता है, उस टाइम आपकी हकामा या एमिरेट्स आईडी, उसका उनसे कोई लिंक नहीं है। तो वो सिर्फ़ आपके राइट। पासपोर्ट देखते ही, और पाकिस्तानी आपने अप्लाई किया, दे विल नॉट आस्क। हाँ, मुझे ये पूछा कि आप यूएई में काम करते हो? मैंने कहा, हाँ जी, मैं यूएई में काम करता अच्छा, इस पे हम हूँ। लोग सफदर भाई आते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या हुए, लेकिन हम लोग पहले लोगों को थोड़ा ये बता दें स्टेप बाय स्टेप कि लेट देम फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू सबमिट द डीएस 160, लेकिन वो अपना रियाद में या जिस भी सिटी में इंटरव्यू है उसको फिल करेंगे सिलेक्ट करके। सेकंड, वो अपनी अपॉइंटमेंट लेंगे और वो $185 जो फीस है वो हर जगह वर्ल्ड वाइड एक ही रहती है। ऐसा ही है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद आप उम्रे पे चले गए, सऊदीया में थे, तो जिस दिन आपका इंटरव्यू था, तो उसका प्रोसीजर हमें बताइए। सेम वही था जैसे हमारा अबू धाबी, दुबई में होता है कि आपका पासपोर्ट चेक किया गया, बाकी जो प्रोसीजर था? तकरीबन सेम है सर। दुबई में अबू धाबी में फिर भी थोड़ा-सा ये कि वो वहाँ पे इतना वो नहीं है, जस्ट उन्होंने शुरू में जाके आपके सामान वगैरह जो रखते हैं, सिक्योरिटी चेक्स जो होते हैं, उसके बाद जाके फिंगरप्रिंट करवाए उन्होंने, जो यहाँ पे भी होते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू में उन्होंने भेजा।
और इंटरव्यू में एक चीज मैंने देखा वहां पे, क्योंकि मैंने जो है अपना बैंक स्टेटमेंट इसमें शो नहीं किया था, क्योंकि मैं अमेज़न पे भी काम करता हूँ, तो इन दैट केस उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास कोई बिज़नेस है, आप ऑन करते हो, तो इफ यू आर एम्प्लॉयड, आप डीएस 160 में लिखते हो कि आप अपना सैलरी डालते हो। लेकिन बिल्कुल चूंकि मैं एम्प्लॉयड के साथ मैं अपने काम भी करता हूँ, ठीक है, तो मैंने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। सो इन दैट केस उसमें था कि देन नो नीड टू मेंशन योर सैलरी, तो मैंने वहां पे कोई बिल्कुल। सैलरी मेंशन नहीं किया था। लेकिन मतलब उन्होंने आपने एज एम्प्लॉय नहीं खुद को शो किया, आपने एज ए बिजनेसमैन शो किया। मैंने एम्प्लॉय स्लैश बिजनेस लिखा था, क्योंकि अमेज़न ओके, होम सर्विसेज हम करते हैं, तो स्लैश करके मैंने वो भी लिखा था। तो ठीक उसकी है। वजह से मैंने क्या किया था कि अपना मतलब सैलरी वहाँ पे शो नहीं किया था। मगर उन्होंने पूछा कि मेरे पास स्टेटमेंट थे, मगर उन्होंने मुझसे पूछा उस बारे में, जस्ट वर्बली पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितना आप अर्न करते हो। सऊदी में एक चीज है, अगर आप अपने सैलरी शो करते हो, तो आपको बैंक स्टेटमेंट लेके जाना है। इंटरव्यू से पहले आपका फिंगरप्रिंट होगा, उसके बाद आप अपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करेंगे अगर किसी ने शो किया है। उसके बाद वो तमाम लोग बैठेंगे, उनका इंटरव्यू जल्दी नहीं होगा, बैंक स्टेटमेंट वेरीफाइड होगा, तो एक आधा घंटा 1 घंटा लगता है। उसके बाद उनका अच्छा, इंटरव्यू वाले प्रोसेस। ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये बड़ी अमेजिंग थिंग आपने बताई है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने सुना है कि यूएसए आपके डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करता है। बिल्कुल, बैंक स्टेटमेंट हमारे साथ जिन लोगों ने अपने बैंक स्टेटमेंट एज़ ए एम्प्लॉयड अपने आप को शो किया था, तो उन्होंने अपने साथ बैंक स्टेटमेंट्स लिए हुए थे, और आने के बाद उनका बैंक स्टेटमेंट्स उनको काउंटर में सबको जमा करना पड़ा। उन्होंने जैसे भी उनका प्रोसीजर है, उन्होंने चेक करके उसके बाद उनको गो अहेड दे दिया नेक्स्ट स्टेप के लिए। अच्छा, आपसे ये नहीं पूछा गया कि कोई किसी मुझसे किस्म की नहीं वेब। पूछा था, जो लोग ये उनके लिए जो बिज़नेस करते हैं, उन लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। यूएई में ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं था। यूएई में कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट मतलब बैंक स्टेटमेंट नहीं माँगा था किसी से भी, जितने भी लोगों को मैं जानता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपने इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या क्वेश्चन आंसर हुए? सर उसमें अगेन, क्योंकि मेरा पर्पस जो था वो मुझसे पूछा उन्होंने। मेरा पहला भी पर्पस एक ही था, मैं एक्चुअली अपने फील्ड से रिलेटेड, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे वहाँ पे जाना था कि एक्चुअली मुझे वहाँ का मेंबरशिप लेना है, और उस इदारे के लिए मैं पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा था, तो मेरा पर्पस वही था। मैंने उनको कहा कि अब तो कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने विजिट करना है। तो पहले मेरा होनोलुलु था, अब मैंने कहा कि नहीं, अभी मैं वर्जीनिया फेयरफैक्स का मैंने लिखा था, क्योंकि उनका हेड ऑफिस वहाँ पे। तो मैंने उनको सीधे-सीधा बोला कि आई हैव टू गो टू वर्जीनिया फेयरफैक्स, आई हैव टू मीट दैट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो मुझसे पूछा, और उसके बाद सेकंडली उसने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं 6 से 7 साल हो गया मैं इसमें काम कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा मुझसे। सेकंड उसके बाद उसने पूछा कि नहीं, आपने कहाँ का ट्रेवल किया है? तो मैंने कहा कि मैं सऊदी, दुबई, पाकिस्तान के अलावा मैंने कहीं ट्रेवल नहीं किया। और उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आपकी मंथली आपकी सैलरी तो नहीं, आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है? ठीक है? जो कि जो है मैंने उसको कहा था कि तकरीबन 25,000 दिरहम, अबव 25,000 दिरहम। पर ठीक है? मंथ? तो हाँ, अमेज़न का, ठीक क्योंकि है, एक्चुअली इसमें सीन ये भी है कि यहाँ पे जो लाइसेंस है वो भी मेरे नाम पे है, जो कंपनी का है। गुड हो गया, ठीक जबरदस्त। है? तो मतलब ओवरऑल, क्योंकि उसका भी मेरा पार्ट है, ये भी पार्ट है, ओवरऑल टुगेदर क्योंकि इतना था। तो मेरे स्टेटमेंट भी मतलब उसी हिसाब से था, तो अगर लेट्स सपोज़ इतिहास। और उसके बाद उसने मुझसे ये पूछा कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो यूएस? मैंने कहा कि बिल्कुल, आई एम गोइंग फर्स्ट टाइम। ये सवाल पूछा, आप शादीशुदा हो या सिंगल हो? मैंने उनको कहा, ठीक है, मैं शादीशुदा हूँ। और उसके बाद ये कि मुझसे कहा, क्योंकि मैं एक्चुअली रिसेंटली मैं मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, तो आई वाज़ सिंगल, तो मुझसे पूछा उन्होंने, कहा कि ये कब हुआ? तो मैंने उनको कहा कि रिसेंटली। ये मुझसे पूछा। अ, उसके बाद मैं से बस वहाँ पे इतने क्वेश्चंस किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, आपका कि आप अच्छा, सऊदी उसने में क्या आपकी कर। रिफ्यूजल के बारे में पूछा आपसे कि रिफ्यूजल नहीं पूछा। आप क्यों है? आई वाज़ एक्सपेक्टिंग फॉर दैट, क्योंकि उसने नहीं पूछा, क्योंकि जब मेरा रिफ्यूज़ल हुआ था, उसपे स्ट्रिक्टली उन्होंने लिखा था कि हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप फौरन से अप्लाई करो अनटिल एंड अनलेस आपके कंडीशंस चेंज नहीं होते, सर्कमस्टेंसेस चेंज बिल्कुल नहीं ऐसे होते। है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि मेरे पास एक चीज़ था कि जब मैंने अप्लाई किया था वो 2022, 1 साल पहले, और मीनवाइल सर्कमस्टेंसेस चेंज तो हो चुके थे, लेकिन मुझे अबू धाबी वाले इंटरव्यू में मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि मेरा डीएस 160 में जो लिखा था, तो आई वाज़ थिंकिंग कि मुझे वही बताना चाहिए। शायद वो मैंने वही गलती किया बताना था वहाँ पे। चाहिए, बिल्कुल। तो मैंने अबू मतलब वो 1 धाबी में साल वो। पहले आपने फ़िल किया, उस दौरान आप मैरिड भी हो गए, लेकिन आपने वहाँ पे सिंगल ही लिखा था। हाँ, ऐसा ही आई है। थिंक सो कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लोग नहीं समझते कि सिंगल बंदे के लिए कोई होम टाइज़ पीछे नहीं रह जाती है हमारे पास।
कि हम किसके लिए वापस आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये सेकेंडली उसने ये नहीं आपसे पूछा कि आप यूएई में जॉब करते हो तो यहाँ पे इंटरव्यू क्यों देने आए हो, क्योंकि लोगों के माइंड में ये चीज है कि पता नहीं वीजा ऑफिसर सोचेगा ये बड़ी जल्दी में है, क्या मसला है, इसको दूसरे कंट्री में आके इंटरव्यू देना चाह रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं पूछा, ऐसा कुछ नहीं पूछा। मतलब कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने उसी हिसाब से अपने लिए दिमाग में मेरा था कि मैंने क्या जो आंसर करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा। गुड। तो मतलब ये एक सिंपल प्रोसेस था जिसको आपने फॉलो किया, और वही 4-5 क्वेश्चन हुए जो नॉर्मली हम लोग भी वीडियोस में बात करते हैं, क्यों जा रहे हो, वही। क्या करने जा रहे हो, क्या आपका फैमिली स्टेटस है। लेकिन एक नई चीज हमें यहाँ पे आपने बताई कि एक बैंक स्टेटमेंट जो यूएस एम्बेसी सऊदीया में चेक कर रही है, जो कि मेरे लिए पर्सनली एक नई चीज है, शायद बहुत से लोगों के लिए नई चीज है, क्योंकि हमें आज तक यही पता था कि यूएसए डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करता। नहीं सर, मेरे साथ में थे जो लड़के थे उनका बिल्कुल चेक हुआ, क्योंकि मेरा 7:30 बजे पहला ही स्लॉट मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे सामने जितने भी बंदे थे, कुछ लोकल थे वहाँ के, उनका तो नहीं, शायद उन्होंने बिजनेस शुरू किया, मगर हमारे इंडियन पाकिस्तानी कुछ थे हमारे साथ जिनका चेक हुआ है, एंड उन्होंने वेट किया, जैसे ही उनका वहाँ से ओके दिया, उसके बाद आगे जाके उनका इंटरव्यू हुआ। सही। तो यानी कि 3-4 घंटे टोटल आपका प्रोसेस ये चला होगा सारा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। आपकी अप्रूवल होगी, पासपोर्ट रख लिया, आपको स्लिप दे दी अप्रूवल की, तो उसके बाद कितने दिन के बाद आपका जो पासपोर्ट आया, और इसमें आप बताना चाह रहे थे कि एड्रेस चाहिए होता है, कुछ अरामेक्स का बता रहे थे आप। जी, जी सर, ऐसा है कि उन्होंने पासपोर्ट लिया था, वहाँ पे कोई पेपर कोई आपको नहीं देते, जस्ट आपको वर्बली वो कहेंगे कि कांग्रेचुलेशन योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड। उसके बाद ये कि मैं ऑनलाइन में स्टेटस चेक कर रहा था, क्योंकि पहले अप्रूव्ड आता है, उसके बाद वीज़ा इश्यूड आता है। इश्यूड होने के बाद जब वो स्टेटस इश्यूड आता है, उसके बाद वो ट्रांसफर होता है आपके डिलीवरी कोरियर सेंटर में। तो मैं इंटरव्यू देने के बाद फ़ौरन मैं गया था एरामिक्स, क्योंकि मैंने एरामिक्स वहाँ पे एक एरिया है सुलेमानिया, वो एक ही एरामिक्स है जहाँ पे आते हैं। सुलेमानिया में एरामिक्स मैंने सेलेक्ट किया था, मैं पहले से ही वहाँ गया था। जब मैंने उन्हें पासपोर्ट उन्होंने लिया, मैं वहाँ जाके उनको कहा कि ये पासपोर्ट नंबर है, ये आपके पास एक पासपोर्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नंबर पे मैसेज नहीं आएगा यूएई के नंबर, ऑल्दो मैंने रोमिंग को ओपन किया था, लेकिन चूंकि वो लोकल एरामिक्स का लोकल सिस्टम चलते, तो वो मैसेज शायद मेरे पास नहीं आता, क्योंकि हमारे नंबर भी सेम सेम है ना, 055 उधर भी है, यहाँ पे भी है, तो मे बिल्कुल भी पॉसिबल। बिल्कुल। तो मुझे था कि चांसेस है कि वो नहीं डालेंगे कंट्री कोड। तो मैंने पहले ही जाके एरामिक्स वालों को अपना मोबाइल नंबर, सऊदी में मोबाइल नंबर लेकर उनको मोबाइल नंबर दिया। मैंने कहा कि ये पासपोर्ट नंबर है, अच्छा, पासपोर्ट यहाँ की पे जो मैं एक चीज आपकी कट कर रहा हूँ कि आपने सऊदी का फिर से एक नंबर लिया और उसका नंबर दिया, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने आप सऊदी का रेकमेंड नंबर, करते हैं कि आप एक लोकल सिम जरूर लें इसके लिए। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है वहाँ पे। लोकल सिम लेके जाके मैंने एरामिक्स वालों को दिया, क्योंकि देखिए मैसेज तो एम्बेसी वाले नहीं भेजते, वो एरामिक्स वाले भेजते। तो मैंने एरामिक्स वालों को राइट। दिया, उनको अपनी सिचुएशन समझाया कि दिस इज़ द सिचुएशन, मैं यूएई से आया हूँ, सो आई नो कि मुझे मैसेज नहीं आएगा। तो उन्होंने मेरा नंबर लिया, पासपोर्ट की फोटोकॉपी ली, अपने पास नोट किया। उसके बाद ये कि मैं वहाँ से चला गया उम्रा करने के लिए। मेरा इंटरव्यू पहले दिन हो गया, अच्छा, फिर उम्रा करने। ये आपको सऊदी नंबर लेने के बावजूद भी एसएमएस नहीं आया। नहीं सर, सुन लीजिए। अभी तो मैसेज का कुछ नहीं, अभी तो इंटरव्यू हुआ था, 2 दिन बाद मेरे पासपोर्ट में आना था। तो मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। पहले ही दिन जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, उसी दिन ही जाके मैंने एनामिक्स वालों को इन्फॉर्म किया था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने फिर रियाद से मक्का ट्रैवल करना था, तो मुझे पता था कि मैं यहाँ पे आ नहीं सकूँगा, तो इट विल बी गुड फॉर मी। तो मैंने उनको कहा था कि एक पासपोर्ट आएगा इस नाम से, तो उसमें क्योंकि वो 15 डेज़ अपने पास कोरियर रखते, 15 डेज़ के बाद वो रिटर्न करते। तो उनको पहले से ठीक मैंने है। कहा था कि ये आएगा। तो जैसे ही फिर मैं मक्का पहुँचा, तो 2 दिन में, फर्स्ट डे मैंने इंटरव्यू दिया, सेकंड डे नहीं, थर्ड डे मुझे मैसेज आया कि यू कैन कलेक्ट योर पासपोर्ट फ्रॉम दैट पासपोर्ट। एड्रेस। ठीक है। तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन भी किया, उसके बाद ये कि मुझे मैसेज भी आया सऊदी के नंबर पे, तो उन्होंने सिस्टम में सऊदी फिर में। वो नंबर ऐड किया था। तो फिर उसके बाद राइट। जाके, क्योंकि आप डिलीवरी के लिए जब आप जाएँगे केरामिक्स में, तो आपको वो कोरियर नंबर या वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, उनका वहाँ पे टोकन तभी मिलता है, तभी आपको अंदर ठीक इन है। होने देंगे। राइट। लेकिन इसके लिए थोड़ा राइट। एफर्ट है कि आपको पहले जाके उनसे बात करना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर अच्छा, काउंटर पे ये जाने के बाद। आपने तब करना है जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आरएमएक्स के पास जाना है, ऐसा ही है। बिल बिल्कुल, आपका वीज़ा जैसे अप्रूव होगा, आपको एरामिक्स को जाके अपनी सिचुएशन समझाना है। वो अच्छा, आपको ये शायद वीजा काउंटर पे। अप्रूव होने के बाद पूछती है एम्बेसी, या पहले पूछ लेती है कि आपको डिलीवरी चाहिए या कलेक्शन चाहिए। देख, आप जब डीएस 160 फॉर्म फिल करके उसके बाद जब अपॉइंटमेंट लेते हैं, यूएई का पेज एक अलग है, सऊदी का जब अपॉइंटमेंट लेंगे, अपने एड्रेस वगैरह सब इंटर करेंगे, उसके बाद उसमें ऑप्शन है कि पासपोर्ट पिकअप करना है या डिलीवरी करना है। तो हम पिकअप सेलेक्ट हम्म। करेंगे। पिकअप के बाद उन्होंने 3-4 एरामिक्सिस का जो है वो उन्होंने एड्रेसेस दिया, आप उसमें से सेलेक्ट करेंगे।
जो रियाद में जो है ठीक है। वो सलामिया एक जगह है, एक ही अराबिक से, वो सेलेक्ट करना है, तो वहां से मिलेगा, वो उनका हेड ऑफिस है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जब एसएमएस आया तो आपने पासपोर्ट जाके कलेक्ट किया वहां से? बिल्कुल, मुझे जब मैसेज आया उसके बाद जाके मैंने उनको बताया कि मुझे मैसेज आया, वो नंबर भी मैंने डाला, मैसेज आया था। ऑल्दो उन्होंने फ़ोन किया था, मैं डायरेक्ट गया तो उन्होंने दे दिया, ऐसा कुछ रश नहीं था, अब वरना तो काउंटर पे आपको डाल के जाना पड़ता। तो उन्होंने पासपोर्ट दिया, बस राइट। मुझे जो डर था इसी चीज़ का था कि मेरा पासपोर्ट कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, क्योंकि एरोनॉटिक्स वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, नहीं कोऑपरेट करेंगे, नहीं होगा, क्या होगा? मगर उस चीज़ के लिए भी है कि मैंने वहाँ पे एक हमारे बंदे हैं, उनका नंबर भी लिया था। मैंने कहा कि इस तरह की सिचुएशन है, तो हमारे कोई आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, दे कैन कोऑर्डिनेट विद मी। तो अगर किसी को चाहिए आई सिचुएशन है डोंट तो मैं थिंक उनके सो कि नंबर भी दे सफदर भाई इसमें आपका पासपोर्ट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आपने तो एक ऑफिशियल वे को जिसे कहते हैं कि मेथड देखा था और उसमें सऊदी नंबर भी दे दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि पासपोर्ट मिसप्लेस होने के कोई चांस है। मैं फ्यूचर लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग ये इस मेथड को मतलब आजमाना चाहते हैं। बिल्कुल। नहीं सर, मिसप्लेस के चांस थे, मुझे एक डर था शुरू में कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन बाद में मुझे, अब मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो वाला सिचुएशन भी नहीं है। आपके पासपोर्ट को कुछ नहीं होगा, दे आर फुली कोऑपरेटिव, वो कोऑपरेट करते हैं, और इट्स इट्स ईज़ी, मतलब कोई मसला नहीं है। सेम सब कुछ जैसे अब यूएई आप में होता है। जी जी। जी, जी। जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ सेम है, सिर्फ़ आपको अपॉइंटमेंट वहाँ लेना है, बस वो पासपोर्ट डिलीवरी वाला जो ऑप्शन था, मुझे एक डर था, वो उसका भी कोई मसला नहीं है। सो इट्स ईज़ी। मतलब टोटली आपको सेम यूएई वाला या पाकिस्तान वाला या इंडिया वाला प्रोसेस पूरा फॉलो करना है, लेकिन सऊदी के लिए करना है। लास्ट में आप पासपोर्ट अपना जो है वो कलेक्शन के लिए कर दें। बिल्कुल। मतलब बहुत से लोग देखें, सऊदी तो उम्रे के लिए जाना ही जाना है हमें। अब जो पाकिस्तान, इंडिया या यूएई से जा रहा है, एक बंदा 1 डेढ़ साल के लिए वेट कर रहा है यूएस अपने इंटरव्यू के लिए, तो वो वहाँ पे अपना शेड्यूल कर सकता है। बिकॉज़ मुझे पता है कि हम पाकिस्तान से या यूएई से भी जो जाता है, वो 15-20 दिन के लिए तो उम्रे पे जाते हैं। तो उस दौरान हम लोग इसको प्रोसेस कर दें, हमारा 7-8 दिन में पासपोर्ट आ जाए, तो इट्स आई थिंक सो वेरी गुड ऑप्शन। बिल्कुल सर, मैंने अभी रिसेंटली भी एक हुआ है कैंडिडेट, वो गया है, उनका कल ही इंटरव्यू है। तो ये कि मज़ीद इस चीज़ के बारे में मैं मज़ीद देखूँगा कि कोई प्रॉब्लम तो ना हो, क्योंकि मैंने उनको समझा दिया है। और मैंने रिसेंटली चेक किया, अभी तो रिसेंटली मुझे मिल रहा था 5 से 6 दिन में अपॉइंटमेंट मिल रहे थे, ठीक है। इतने करीब। नहीं तो 10 डेज़ में आराम अच्छा। से मिलेंगे। अगर कोई आप उम्रा पे जाते हो 20 डेज़ के लिए, तो आई थिंक 10 डेज़ मोर देन इनफ। 3 डेज़ में आपका पासपोर्ट आ जाता है, आपको डिलीवर्ड हो जाता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2-3 दिन में उम्रा करने के बाद नेक्स्ट 4 to 5 डेज अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर लें और नेक्स्ट 4-5 डेज में आपका पासपोर्ट आ जाए। यहाँ पे मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ग्रुप में ट्रैवल एफओ में हमारे किसी मेंबर ने बताया था कि उनको एडमिन प्रोसेस में डाल दिया गया था। तो एडमिन प्रोसेस में डालने के बाद ये एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका पासपोर्ट उनके पास रह गया तो आप फंस भी सकते हैं। दिस इज द ओनली आई थिंक सो कि इसमें है प्रॉब्लम, ये हो सकती है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि ना, मुझे लगा कि अगर फर्दर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इफ दे आर आस्किंग, तो डेफिनिटली वो चीज़ आगे जा सकती है। तो वो एक ऐसा सिनेरियो है जिसका अभी फिलहाल कुछ नहीं बता सकते, अगर लेकिन नॉर्मली अगर आप चीज़ें उनको ये अगर वो ये आई वो थिंक सो मांग 100 में से 2 to 5% लोगों के साथ होने का चांसेस हो सकता है मैक्सिमम। बहुत कम चांसेस है। वो एक एडमिन वाला था मेरा भी दिमाग में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सही। तो ये थैंक यू सफदर भाई, आपने हमें ए टू जेड चीजें बताई। आई थिंक सो इस वीडियो से बहुत से लोगों को फायदा होगा, स्पेशली वो लोग जो 1-1 2-2 साल इंटरव्यू के लिए वेट करें, क्योंकि मुझे कल ही किसी ने बताया उन्होंने शेड्यूल की अपॉइंटमेंट 2025 की मिली है उन्हें। तो भाई हुँ। सर एक और चीज़ तो है सर, अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ठीक, मुझे वो तो अपॉइंटमेंट्स तो मिलेंगे, इट्स ईज़ी, मगर ये कि लोगों के दिमाग में, इवन मेरा अपने दिमाग में भी एक चीज़ था कि एक दफ़ा आपका रिजेक्ट हुआ तो आपको वेट करना चाहिए, लेकिन मैंने वेट नहीं किया। मैंने बिल्कुल विदिन 2 मंथ्स मैंने अप्लाई किया। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आप एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो चुका है। तो जो एक नॉर्मल एक परसेप्शन है कि आपको जो है टाइम लेना चाहिए, उसके बाद अप्लाई करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छा, उसी यहाँ पे टाइम ही ना अप्लाई 2 कर चीज़ें सकते हो। सफदर भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो चलें आपने फौरी अप्लाई किया, लेकिन एक हुँ, चीज़ आपने नोटिस की कि आप पहले जब आपने फिल किया था आप सिंगल थे, उसके बाद आप हुँ, मैरिड हो गए। हुँ। ये भी एक एक बहुत ज़्यादा चेंज आया आपकी प्रोफाइल में। सर वही, मतलब सिचुएशन जैसे ही चेंज हो फौरन, वो जितने भी टाइम लगता है आपका, अगर लेट्स सपोज़ जल्दी हो सकता है, तो वो उस चीज़ का वो नहीं करते। कोई इश्यू क्रिएट नहीं होता उस चीज़ से। और अब सबको मतलब ट्राई करना चाहिए, सऊदी इज़ बेस्ट ऑप्शन। आप यूएई से जा सकते हैं, वीज़ा का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और यहाँ से जब सऊदी जाएंगे, एक और चीज बताऊं आप लोगों को कि लेट्स सपोज आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू होने के बाद आपको 2-3 दिन मिल जाता है सऊदी के अंदर। आप अगर उमरा पैकेज लेंगे 150 में, तो आप मक्का मदीना होटल वगैरह, फिर दोबारा बैक टू रियाद, आपको पैकेज भी मिलते हैं वहां से सऊदी पैकेज। अच्छा, तो सफदर भाई, आप मुझे बता रहे थे कल आपके दोस्त का इंटरव्यू है, राइट? जी जी सर। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, और उम्मीद है कि आप हमें अपडेट भी करेंगे ग्रुप में भी उसके बारे में। तो सफदर भाई, अब मैं चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि सेम एज यूएई पाकिस्तान लोग करेंगे। सिर्फ सऊदी DS-160 फॉर्म फिल करेंगे, फीस जमा करेंगे, जस्ट अपना सऊदीया का नंबर एक ले लें और अरामैक्स में पिकअप कर लें। दिस इज द ओनली थिंग, राइट? यस, बिल्कुल यही है तो सर। थैंक यू वेरी मच सफदर भाई, आपके टाइम के लिए। आपने लोगों के लिए बहुत आसानी कर दी, आई थिंक सो, क्योंकि जो लोग उम्रे के लिए जा रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे यूएस का अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, क्योंकि मुझे खुद भी लग और रहा था अगर जब मेरा जी रिफ्यूज हुआ जी, था, तो फिर 1 साल वेट करना, इट्स लाइक पेनफुल। 1 साल 1.5 साल वेट करना, ये सबसे बड़ा मुश्किल है सर। बहुत लंबा अर्सा। तो सफदर भाई, लास्ट में आप कोई टिप देना चाहें लोगों को जो यूएस इंटरव्यू देने जा रहे हैं? सर इसमें ये है कि आपने जो भी चीज़ लिखना है वो बिल्कुल सच लिखना है। जो आपकी इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ को प्रॉपरली लिखना है। उसके बाद ये कि आपको 2 चीज़ मेक श्योर करना है, आपकी फाइनेंशियल टाइज़ और आपकी फैमिली टाइज़ होम कंट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आई थिंक मुझे जहाँ तक लगा, क्योंकि देखो मेरा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और मुझे जो जिस 2 क्वेश्चन्स पे उन्होंने एम्फसाइज़ किया ना, मुझसे बैंक स्टेटमेंट माँगा, वो ये था कि आपकी बैक होम कंट्री में आपकी जो है, अगर आपके बिजनेस है या आपकी जॉब है या आपकी आपकी पोजीशन ऐसी है, यू आर शोइंग दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर और मैंने आना है उस चीज के लिए। तो अगर आप उसको शो करते हो और आपकी बैक होम कंट्री में आपकी फैमिली या आपके वाइफ और बच्चे वगैरह हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 चीज है, अगर किसी को अप्लाई करना है तो मेक श्योर करें कि ये 2 जो क्वेश्चन है उसको वो फुलफिल कर सके। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा डिसीजन इसी 2 क्वेश्चन बेस पे होता है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री और बैंक स्टेटमेंट बहुत कम, वो मतलब ठीक है एक रिक्वायरमेंट है, मगर क्योंकि मुझे लास्ट टाइम इसी वजह से उन्होंने रिफ्यूज किया था। तो यही कि रिफ्यूज सर बस किया मैं था। यही कहूँगा कि सब अप्लाई कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। अगर कंसल्टेंट के पास ना भी जाए तो इट्स वेरी इजी, DS-160 फॉर्म ओपन करके। बाकी हमारे ग्रुप है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उस ग्रुप में क्योंकि भी बहुत से लोग एक तो कंसल्टेंट के पास जाते ही जाते हैं, चले कंसल्टेंट के पास चले गए, उसका टाइम ले लिया, कोई 20-25 हज़ार आपसे ले लेगा, कोई 400-500 दिरहम। लेकिन जो लोग डन बेस पे, आजकल आपको पता है यूएई में भी एक ट्रेंड चला हुआ है, टिकटॉक पे भी डन बेस वीजे बेची जा रहे हैं। 40,000 का कोई बेच रहा है, कोई 50,000 का दे रहा है। इनसे लोग बेवकूफ़ हैं या पता नहीं खुद जान के बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं किसी को, लेकिन आपने खुद ही किया, देखें आपका प्रूव हुआ। मैंने खुद किया, बहुत से लोग हमारे खुद करते हैं, मैं जानता हूँ उनका होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। तो हम उनके लिए दुआएँ कर सकते हैं, हम उन्हें तरीकाकार ही बता सकते हैं, जैसे आपने एक अच्छा तरीकाकार बताया। होप सो लोग इसको उन लोगों के साथ भी वीडियो ये शेयर करेंगे जो लोग सऊदीया जा रहे हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि वो यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, आप खुद कर सकते हो, इट्स वेरी ईज़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डन बेस पे तो कोई वीज़ा नहीं दे सकता, कोई आपसे जितना भी पैसे ले, आपको इंटरव्यू क्लियर करना है मेरे ख्याल से और सफदर भाई, सिस्टम में हम एक join-। सेशन और रखेंगे, मैं किसी दिन आपसे टाइम लूँगा इस डन बेस के ऊपर, हम लोग ना ज़रा लाइव लेंगे लोगों को। मैं कोशिश करूँगा कि फेसबुक पेज पे लाइव आएँ, हम लोगों को इस डन बेस पे थोड़ी डिस्कशन हो जाए, ये क्या चीज़ है, लोग थोड़ा डिटेल में हम लोग इस पे बात करेंगे। क्या ख़्याल है? बिल्कुल सर, क्योंकि डन बेस इट मीन्स कि वहाँ पे फिर कुछ और ही चैनल है, क्योंकि जो नॉर्मल उनका प्रोसीजर है, डन बेस तो उस चीज़ को फिर जो नहीं वो नेगेट करता है। वो आई डोंट नो, पर आप इस पे हाँ, बात कर तो सकते आई हैं थिंक अगर सो दूसरे लोग काफ़ी जो हमारी लंबी वीडियो हो गई है और मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है। तो हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे यहाँ पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हम लोग ये डन बेस के ऊपर रखेंगे, ताकि हम लोग लोगों को बता सकें जो बेचारे लोग बातों में आ जाते हैं काफ़ी लोगों की, तो हम लोग उस चीज़ को भी लोगों को अवेयरनेस दे सकें। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। लेट्स होप कि आप अपना यूएसए का जो है टूर एन्जॉय करेंगे। तो थैंक यू। उसकी जल्द आप फ़ोटोज़ भी हमारे ग्रुप में अपलोड करेंगे, ट्रैवल एफओ में। ज़रूर। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।